बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 4 सितंबर 2022 है, दिन है जी संडे, इतवार का। गुज़िश्ता रोज़ 3 सितंबर 2022 को हफ्ते के रोज़ रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 की गैस बहाल करना थी यूरोप के लिए, जर्मनी के लिए, जो कि 3 रोज़ के लिए बंद कर दी गई थी। और ये कहा गया था कि मेंटेनेंस का काम है और 3 सितंबर को ये गैस बहाल कर दी जाएगी। तो गुज़िश्ता रोज़ रूस की जानिब से, गैज़प्रॉम की जानिब से फैसला सामने आया कि गैस बहाल नहीं की जा सकती। उसकी वजह भी रूस ने बताई। रूस ने जो वजह बताई वो भी आपके सामने रखूंगा, और जो एक्चुअल रीज़न है गैस बहाल ना करने की, कब तक ये गैस बंद रहेगी यूरोप की, वो भी आपको बताऊंगा। जिसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं यूरोप के अंदर, और अल्टीमेटली रूस यूक्रेन जंग के अंदर भी हालात ख़राब हो चुके हैं 2 फैसलों के बाद, जो कि गुज़िश्ता रोज़ सामने आए, आपके सामने रखूंगा। उससे कबल आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदे जो कि ज़परेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हैं, उन्हें कुछ जगहें विज़िट करवाई गई। उन्होंने खुद भी कुछ जांच पड़ताल की, जहां पर उन्हें सबूत मिले यूक्रेन के हमलों के। मिसाइल भी उन्हें दिखाए गए कि यूक्रेन किस तरह से ज़परेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले कर रहा था। और यूक्रेन ने ये भी कोशिश की कि जब ये टीम, ये नुमाइंदे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो नुमाइंदे हैं, जब इन्होंने वहाँ पर पहुँचना था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन की फोर्सेस ने इन्हें 3 घंटे तक रोक के रखा था कि आगे लड़ाई चल रही है। आगे लड़ाई नहीं चल रही थी, आगे यूक्रेन की फोर्सेस ज़परेज़िया पावर प्लांट का कंट्रोल संभालने के लिए हमला किया था यूक्रेन की फोर्सेस ने ज़परेज़िया पावर प्लांट पर, जो कि रशिया ने, मॉस्को ने क्लेम किया। और ये कहा कि मौका देखते हुए यूक्रेन ज़परेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना चाहता था, जिसे नाकाम बना दिया गया। खैर, इंटरनेशनल टीम को बहुत सारे सबूत मिले, जिसके बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भड़क के उन्होंने अपनी वीडियो पैगाम के अंदर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा। मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदे पहले कीव गए थे, यूक्रेन के दारुल हुकूमत, जहां पर उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मैंने इंटरनेशनल टीम को कहा था कि यूक्रेन के मीडिया नुमाइंदों को साथ लेकर जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया ऐसा करने से कि इस तरह से सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो सकती है, और रशिया जिसके अंडर कंट्रोल है वो पावर प्लांट, वो इजाज़त नहीं देगा। तो इस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इंटरनेशनल टीम यूक्रेन के नुमाइंदों को साथ नहीं लेकर गई। इसलिए इस तरह की रिपोर्टिंग वन साइडेड सामने आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे ज़परेज़िया पावर प्लांट के अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ रशिया के मीडिया नुमाइंदे ज़परेज़िया पावर प्लांट के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो सबूत सो कॉल्ड दिखाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि यूक्रेन ज़परेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले कर रहा है। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने वीडियो पैगाम में कह रहे हैं। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदे यहाँ पर आए थे कि ज़परेज़िया पावर प्लांट को डीमिलिटराइज करेंगे, यहाँ पर नो वॉर जोन डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस तरह का कोई भी अमल, कोई भी इकदाम अभी तक इस इंटरनेशनल टीम की जानिब से सामने नहीं आया। तो हम जोर देते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इंटरनेशनल टीम की जानिब से, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने वीडियो पैगाम में कह रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम आप पर जोर देते हैं, यूनाइटेड नेशंस पर जोर देते हैं कि इसे नो वॉर जोन डिक्लेयर किया जाए और इसे डीमिलिटराइज किया जाए ज़परेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को। जिसके बाद, जिस बयान के चंद घंटों के बाद ज़परेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसके 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद हो चुके थे, शट डाउन हो चुके थे, इंटरनेशनल टीम ने उन्हें एक एक करके बहाल करने का सिलसिला स्टार्ट किया। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के वीडियो पैगाम के चंद घंटों के बाद फिर से मैदान जंग बन गया ज़परेज़िया पावर प्लांट, और फिर से इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को शट डाउन करना पड़ा। ना सिर्फ ज़परेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, बल्कि खरसोन, जो कि सो कॉल्ड काउंटर ऑफेंसिव है यूक्रेन का, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झड़पें रिपोर्ट हो रही हैं। और यूक्रेन की जानिब से क्लेम सामने आ रहे हैं कि हम एक एक करके अपने इलाके वापस छुड़वाते जा रहे हैं। और रशिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनका काउंटर ऑफेंसिव नाकाम हो चुका है। रशिया के ऑपरेशन का मैं आपको बता दूं कि ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया की फोर्सेस की, मॉस्को की फोर्सेस की पेशकदमी उसी अंदाज से, उसी पेस के साथ जारी है। लेकिन यहाँ पर सदर्न यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रशिया की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। मिकोलाइव का जो इलाका है, वहाँ पर एक रोज़ के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
200 میزائل فائر کیے گئے۔ میکولائیو کے آگے جو شہر ہے وہ اوڈیسا ہے۔ اوڈیسا وہی شہر ہے جو کہ یوکرین کا بہت امپورٹنٹ سٹی ہے، یوکرین کی جی ڈی پی میں بہت زیادہ حصہ یہ شہر ڈالتا ہے۔ یہاں سے گندم کی ایکسپورٹ کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ تو میکولائیو کے اندر لڑائی ہونا بہت خطرناک ہے اوڈیسا کے لیے، گندم کی ایکسپورٹ کے اس سلسلے کے لیے، اور اس سے آگے جو ملک ہے ملدووا اس کے لیے بھی، کیونکہ رشیا کا جو پہلا ہدف جو کہ بہت زیادہ سامنے آیا میڈیا رپورٹس کے ذریعے بھی، رشیا کے جنرلز نے بھی اپنے بیانات میں کہا کہ ہمارا پہلا ہدف ہے کہ ہم نے رشیا کو ٹرانسنسٹریا سے جوڑنا ہے، جو کہ ملدووا کا علاقہ ہے۔ ٹرانسنسٹریا سیپریٹسٹ موومنٹس یہاں پر بھی چلی تھی سوویت کے دور میں۔ تو سرگئی لیوروف جو رشیا کے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے ریسنٹلی گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے ملدووا کو وارن کیا۔ ملدووا کو وارن کرتے ہوئے سرگئی لیوروف نے کہا کہ اگر جو ٹرانسنسٹریا کا علاقہ ہے، یہاں پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1500 سے 2000 روسی پیس کیپرز یہاں پر تعینات ہیں، تو سرگئی لیوروف نے ملدووا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ آپ رشین پیس کیپرز پر حملہ کریں گے یا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا کیا گیا تو کانسیکوینسز کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ملدووا کی جانب سے اور ایکسپرٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب رشیا آنے والے دنوں میں، جو کہ میکولائیو کو یوکرین کے شہر پر اس وقت فوکس ہے رشیا کو، تو آنے والے دنوں میں رشیا ٹرانسنسٹریا تک بڑھنے والا ہے۔ اسی وجہ سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ رشیا کے فورن منسٹر کی جانب سے جاری کی جا رہی ہیں، کیونکہ رشیا ایک بہانہ لے گا کہ ہمارے پیس کیپرز پر حملہ کیا گیا، ہمارے پیس کیپرز کو تنگ کیا گیا، اس لیے ہم ملدووا کے علاقے ٹرانسنسٹریا میں بھی آپریشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ملدووا کی جانب سے اور ایکسپرٹس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا کا اگلا ٹارگٹ میکولائیو اور اوڈیسا کے بعد اگلا ٹارگٹ ہوگا ٹرانسنسٹریا، یعنی کہ ایک اگلا ملک یوکرین کے علاوہ ایک دوسرا ملک ملدووا، جس کا علاقہ ٹرانسنسٹریا ہے۔ خیر ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ رشیا، کیونکہ ایک ہفتے یا ایک مہینے کی بات نہیں ہے کہ میکولائیو اور اوڈیسا کو رشیا کنٹرول کرے گا، جس طرح کی رشیا کی رفتار اور یوکرین کی ریزسٹنس، یوکرین کی مدد امداد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس لیے ایک دو روز کی یا ایک دو ہفتے کی بات نہیں ہے کہ یہ آپریشن ملدووا کے علاقے ٹرانسنسٹریا تک پہنچ جائے گا، بلکہ ٹائم لگے گا، کیونکہ ریزسٹنس بھی ہے، امداد بھی ہے۔ فن لینڈ کی جانب سے $80 ملین سے زیادہ کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے یوکرین کے لیے، اسلحے گولے بارود کی امداد۔ فن لینڈ جو کہ نیٹو کی ممبرشپ کے چند قدم دور ہے، ترکی جو ہے وہ ایک مشکل سٹیپ ہے، اس کے علاوہ فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو کی ممبرشپ جو ہے وہ ان قریب مل جائے گی۔ تو فن لینڈ اور سویڈن بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ فن لینڈ کی جانب سے $80 ملین سے زیادہ کی امداد کا اعلان کیا گیا یوکرین کے لیے۔ امریکہ کی جانب سے وائٹ ہاؤس نے کہا کہ $11 بلین سے زیادہ $11.7 بلین کی مزید امداد کا اعلان ارجنٹلی یوکرین کے لیے کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور آنے والے دنوں میں امریکہ مزید $11.7 بلین کی امداد کا اعلان کرے گا یوکرین کے لیے۔ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ $40 سے $45 بلین کی امداد امریکہ کی جانب سے یوکرین کو ڈیورنگ دس وار امریکہ کی جانب سے $40 بلین سے زیادہ کی امداد یوکرین کو مل چکی ہے۔ اب امریکہ نے مزید امداد کی ڈیمانڈ کی اور یہ کہا ہے کہ $11 بلین سے زیادہ امداد مزید یوکرین کو ریکوائرڈ ہے، جس میں سے کچھ ہیومینیٹیرین ایڈ، کچھ اسلحے گولے بارود کی مدد۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس اسلحے گولے بارود میں ایک تو ہیمارس تھا، ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم، اس کی رینج 50 سے 60 کلومیٹرز تھی۔ اب ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یوکرین کو پرووائیڈ کیا جائے آرمی ٹیکٹک میزائل سسٹم۔ آرمی ٹیکٹک میزائل سسٹم جو ہے یہ ہائی مارس کے اندر ہی یوز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی رینج 300 کلومیٹرز ہے۔ 300 کلومیٹرز رینج کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین نہ صرف کرائمیا بلکہ رشیا کے اندر پرومیننٹ سٹیز کو بھی نشانہ بنا سکے گا اگر یہ آرمی ٹیکٹک میزائل سسٹم امریکہ کی جانب سے یوکرین کو پرووائیڈ کیا جاتا ہے۔ یورپین کنٹریز خاموش ہیں، یعنی کہ اسلحے گولے بارود کی مدد، امداد، ریفیوجیز کو ہوسٹ کرنا یا پھر یوکرین کے لیے اس طرح کے سٹیٹمنٹس جاری کرنا فی الحال بند ہے یورپین کنٹریز کی جانب سے۔ اکا دکا کنٹریز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں مدد امداد کو لے کر، جیسے فن لینڈ اور امریکہ کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یورپین کنٹریز جو ہیں
वो क्यों खामोश हैं? गुज़िश्ता रोज़ चेक रिपब्लिक जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर 70,000 प्रोटेस्टर्स, 70,000 मुजाहिरीन इकट्ठा हो गए और वो नारे क्या लगा रहे थे? उन्होंने कहा जी यूक्रेन तुम्हारा मुल्क नहीं है, यूक्रेन के अवाम तुम्हारे अवाम नहीं है, हम भी तुम्हारे अवाम हैं। गैस प्राइस देखो, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस देखो, महंगाई देखो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, ना कि पराई जंग में कूदते हुए तुम मसरूफ़ दिखाई दे रहे हो, अपने अवाम को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हो। लगता है कि यूक्रेन के अवाम की ज़्यादा फिक्र है तुम्हें अपने अवाम से। यूरोप के अंदर, चेक रिपब्लिक के अंदर ये पहला दूसरा मुजाहरा है और अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि रशिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जिस गैस को बहाल किया जाना था 3 सितंबर को, रशिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई गैसप्रोम की जानिब से कि हम मेंटेनेंस का काम बहुत ज़्यादा है, ख़राबी की जानिब बढ़ रहा है और लीकेज नोट की गई है नॉर्ड स्ट्रीम की पाइपलाइन के अंदर, इसलिए हम माजरत ख्वाह हैं कि हम यूरोप की गैस बहाल नहीं कर सकते। जिसके बाद यूरोप की जानिब से चीखें ज़ाहिर है उनकी निकलना थी। गैस सर्दियां आने वाली हैं और गैस अब इस वक्त आकर, ये कहा जा रहा था, पहले भी अंदाज़ा था कि रशिया की जानिब से ये जो हथियार है ये ऐन सर्दियां आने के वक्त इस्तेमाल किया जाएगा और रशिया बहुत बेहतर अंदाज से एनर्जी के इस हथियार को इस्तेमाल कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, यूरोप के ख़िलाफ़। यूरोप की खैर चीखें निकल गईं और यूरोप ने बहुत ज़्यादा बयानबाजी शुरू हो गई कि रशिया जो है वो एनर्जी का वेपन इस्तेमाल कर रहा है। ये सही बात नहीं है। सही बात तो ये है कि ये सारे ममालिक मिलकर यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहें और रशिया चुपचाप बैठा तमाशा देखता रहे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। रशिया के पास जो भी हथियार हैं, रशिया के पास जो भी पावर है, वो रशिया इस्तेमाल करेगा। अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रशिया फुल फोर्स के साथ सामने नहीं आया। फ़िलहाल आहिस्ता आहिस्ता करके अपने जो हथियार हैं वो रशिया इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया ने कहा कि जी लीकेज थी और क्योंकि सैंक्शंस आयद हैं इसलिए टर्बाइंस की मेंटेनेंस का काम नहीं हो सकता, तो इसलिए फिर एंजॉय करें। अगर सैंक्शंस नहीं हटानी हमारी टर्बाइंस को, आपने हमारी क्या आपके काम आनी है ये गैस, तो अगर टर्बाइंस को मेंटेनेंस का काम नहीं मिल सकता तो फिर एंजॉय करो, गैस कोई नहीं। तो यूरोप की जानिब से एक फ़ैसला जो है वो सामने आया था, जिसके बाद रशिया ने फैसला सुनाया कि कोई गैस की, तेल की लीकेज की वजह नहीं थी, बल्कि वजह थी G7 कंट्रीज़ का एक फ़ैसला। G7 कंट्रीज़ ने फैसला किया कि रशिया के ऑयल पर वो प्राइस कैप लगाएंगे। प्राइस कैप मैं आपको बता दूं कि रशिया का ऑयल जो लिमिट ये तय कर देंगे। फॉर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि $100 पर बैरल रशिया का ऑयल है फॉर एग्जांपल, तो ये प्राइस कैप लगाकर उसे कर देंगे $50 पर बैरल। चाहे रशिया का खर्चा $60-70 आ रहा हो, ये प्राइस कैप लगाकर अगर $50 पर बैरल कर देते हैं रशिया का ऑयल, तो जो इत्तेहादी ममालिक, जो दोस्त ममालिक रशिया से ऑयल ख़रीद रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त चाइना है, भारत है, इस तरह के ममालिक जो रशिया से ऑयल ख़रीद रहे हैं, तो उनको ये ऑयल जो है वो फिर $50 पर बैरल ख़रीदना पड़ेगा, जिसमें इनका तो फ़ायदा है, इंडिया, चाइना और उन ममालिक का फ़ायदा है जो कि रशिया से ऑयल ले रहे हैं, लेकिन रशिया का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। रशिया जिसने 2021 में $109 बिलियन का सरमाया किया अपने ऑयल से, जो कि गैस से 2 गुना सरमाया था, तो अब रशिया के ऑयल पर अगर प्राइस कैप जो कि G7 कंट्रीज़ ने कह दिया कि लगाई जाएगी। G7 कंट्रीज़ में आपको बता दूं कि ग्रेट इकोनॉमीज़ हैं इस दुनिया की, 7 ग्रेटेस्ट इकोनॉमीज़ हैं G7 कंट्रीज़, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जापान, ये ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। तो इनके पास अथॉरिटी क्यों कर है प्राइस कैपिंग की? ये प्राइस कैपिंग इस तरह से कर सकते हैं कि इनके पास जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनीज ये लोग ऑन करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ ऑन करते हैं, यूके ऑन करता है। इसके अलावा जो शिपमेंट कंपनीज हैं, शिपमेंट टैक्स हैं, वो भी यहाँ पर यूरोप उनको ऑन करता है। तो यूरोप और ये ममालिक जो G7 कंट्रीज़ हैं ये प्राइस कैपिंग कर सकते हैं, ये ऑन करते हैं इस तरह की कंपनीज़ को। तो रशिया की जानिब से खैर प्रोटेस्ट सामने आया। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अगर प्राइस कैप इंप्लीमेंट किया जाता है रशियन ऑयल पर तो फिर गैस भूल जाए। तो इससे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सिचुएशन मज़ीद ख़राब होगी। जंग की कैफियत तो छोड़ दें, जो यूरोप के अंदर हालात होंगे सर्दियों के अंदर, जिस तरह से अमवात होंगी, जिस तरह से उनकी इकॉनमी डाउन टू अर्थ चली जाएगी, यहाँ पर रशिया भी सफ़र करेगा। और वो ममालिक जो रशिया से ऑयल ख़रीद रहे हैं वो भी एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे कि इनकी सुने
या उसकी सुने रशिया की। रशिया अपने इत्तेहादी ममालिक को कहेगा कि हमारे से इस कीमत पर ऑयल खरीदो, लेकिन जो ममालिक रशिया से ऑयल खरीदते हैं वो इस प्राइस कैप की वजह से मजबूर होंगे। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राबी की जानिब जाएगी। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि प्राइस कैप नहीं लगाना चाहिए रशिया की एनर्जी पर, रशिया के ऑयल पर। और रशिया की नॉर्ड स्ट्रीम 1 का जो मामला है, रशिया के जो कुछ कंसर्न्स हैं, जो टर्बाइन्स की मेंटेनेंस का मामला है, वो सैंक्शंस हटाकर नॉर्ड स्ट्रीम 1 की गैस बहाल कर दी जाए यूरोप के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, तो फिर मामला जो हैं वो सेटल डाउन हो सकते हैं। खैर, सालिस ऑफ द ईयर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान सामने आ चुके हैं। फिलहाल वो कह रहे हैं कि मैं सालिसी करना चाहता हूँ जो ज़परेज़िया पावर प्लांट है उसके मामले पर, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। जो भी मामलात हैं गैस को लेकर, जंग को लेकर, उसमें भी तुर्की ने अपनी सालिसी की पेशकश की है कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की जानिब जाएँ। इससे कबल इस तरह का एक सालिस होना चाहिए जो हालात को मज़ीद ख़राबी की जानिब जाने से रोक सके, क्योंकि अगर ये प्राइस कैपिंग और दूसरी जानिब नॉर्ड स्ट्रीम 1 को मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया रशिया ने यूरोप के लिए, तो फिर हालात किस जानिब जाएंगे, जहां पर सर्गे लैवरोव की जानिब से मोल्दोवा को भी एक वार्निंग सामने आ चुकी है। तो अगर ये फैसले इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली ये जो तनाज़ा है रूस और यूक्रेन का तनाज़ा, ये एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो सकता है। आई मीन टू से वर्ल्ड वॉर 3, जंग अजीम सोम, जिसकी बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। तो वो इस तरह से इन 2 फैसलों के बाद इतने ज़्यादा हालात ख़राब होंगे कि यूरोप के पास, नेटो ममालिक के पास और रशिया के पास एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि दीगर जो ऑप्शंस हैं वो तो यूरोप के पास नहीं है। तो एक ही ऑप्शन होगा कि किसी भी तरह रशिया को इस जंग में शिकस्त दी जाए। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।